हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट, और उसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइव एग्जाम्स प्रिपरेशंस। जी हां, यहां पर हम हर रोज की तरह आपके लिए एक और बेहतरीन सीरीज, जी हां, और आज की बेहतरीन सीरीज मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको क्योंकि ये सीरीज आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जी हां, किसी भी एग्जाम्स की, या फिर आप पढ़ रहे हैं किसी क्लासेस के अंदर, जहां 9th क्लास के स्टूडेंट है, 10th क्लास के स्टूडेंट है, आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर, जहां पर बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। और डाइजेस्टिव सिस्टम चाहे आप एक खिलाड़ी हो तो भी आपके लिए जरूरी रहता है इसके बारे में जानना, क्योंकि जब आप पाचन तंत्र, जी हां, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान लेंगे तो कैसे न्यूट्रिशंस का ऑब्जॉर्प्शन होता है और कौन कौन से न्यूट्रिशंस हमारे लिए जरूरी है, तो वो आप पहलू भी समझ सकते हैं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप, जी हां, जब आप बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी मिल सके। तो चलिए आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं, और शेयर जरूर करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज भाई कोई जरूरी नहीं है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहते किसे हैं, क्योंकि जब तक आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते किसे हैं ये नहीं पता चलेगा तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के जो और पार्ट्स हम करेंगे उनको नहीं समझ पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि जो हम खाना खाते हैं और जो खाना खाने के बाद में हम मल त्याग करते हैं, मींस जो वेस्ट प्रोडक्ट, देखिए जो भी आप खाना खाते हैं उससे एक वेस्ट प्रोडक्ट भी तैयार होगा। दो आपके प्रोडक्ट तैयार होंगे, एक तो होगा एनर्जी और दूसरा होगा आपका वेस्ट प्रोडक्ट। मींस आपको पोषक तत्व मिलेंगे और आपका वेस्ट, जी हां, जो आपके नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है जैसे कि रफेज है, तो वो आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करेगा और बाहर निकाल देगा। तो यहां पर भोजन के अंतःग्रहण से लेकर और मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक अंग, जी हां, अलग अलग ऑर्गन इसमें शामिल रहेंगे, ग्रंथियां शामिल रहेंगी। मींस यहां पर जो कुछ ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग केमिकल का सेक्रेशन करती है, अलग अलग हार्मोनल सेक्रेशन करेगी, ठीक है, आपकी जूस बनाएगी, तो वो आपकी इसमें शामिल रहेंगी। और इन्हीं का जो तालमेल है, जी हां, जो ये अपने एक कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करती है, फंक्शनिंग करती है, इसी को हम कहते हैं पाचन तंत्र। तो चलिए अब यहां पर समझ लेते हैं कि डाइजेशन क्या है। जी हां, आप कई बार आपने देखा होगा, आप कुछ खाना खाते हैं, आपके घर वालों ने भी आपको बोला होगा कि भैया आपने खाना खा लिया, पचा है या नहीं है, आपका पाचन कैसा है। तो पाचन को हम समझ लेते हैं कि डाइजेशन है क्या। तो जो डाइजेशन होता है, इस डाइजेशन के अंदर हम जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, या फिर आप प्रोटीन लेते हैं, आप फैट लेते हैं, देखिए कितना आप खाना खाते हैं, अलग अलग टाइप का खाना आप खाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप खाना खाते हैं और जो उनके आपके मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होगी, कुछ केमिकल्स उनके अंदर एक्टिविटीज होगी, और उन एक्टिविटीज के होने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर, मींस जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर कुछ एक एंजाइम्स होते हैं, कुछ एक आपके डाइजेस्टिव जूस बनते हैं। तो वो जूस, जैसे कि आपका लीवर है बाइल जूस बनाएगा, पेनक्रियाज है इंसुलिन बनाएगी, ठीक है, आपका रेनिन है, पेप्सिन है, लैक्टोज है, फ्रैक्टोज है, माल्टोज है, ठीक है, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका जो स्टमक है वो बनाता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इनके अंदर घुल मिल जाएंगे, और घुलने मिलने के बाद में ये क्या होगा कि जो आपका खाना है उसको परिवर्तित कर देंगे, मींस उसके अंदर चेंजेस लेके आएंगे। और जब उसके अंदर चेंजेस आएंगे और जो खाना आपने खाया है उसमें से जो न्यूट्रिशंस अलग होंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, हम डाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल भी कहा जाता है। अब कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि आहार नाल कहां से कहां तक होता है। तो भाई याद रखना, जो आपका मुंह होता है ना, माउथ कैविटी, मींस जैसे आपके होठ है और होठ से आपका होता हुआ खाना अंदर जब आपके मुंह के अंदर जा रहा है, तो यहां से लेकर और एनएस, एनएस का मतलब है कि जहां से आपका वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो ये जो पूरी की पूरी, जिसके अंदर आपका आइसोफेगस भी आएगी, स्टमक भी आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, ठीक है, आपका रेक्टम आएगा,
ड्राइनेस आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें किसके पार्ट है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ये एक आहार नाल बनती है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक जो पाथ बनता है जिसमें से आपका खाना खाने में से फिर न्यूट्रिशंस निकल जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो इस एलिमेंट्री कैनाल को ही हम आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब ये बोल रहा है कि इसे पोषण नाल भी कहते हैं। इसकी लंबाई है वो करीब 8 से 10 मीटर होती है। अब लगभग ये 8 से 10 मीटर का मतलब है कि लगभग 30 से लेके 32 फीट आप इसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 से लेके 32 फीट इसकी लेंथ रहेगी और इसके अलग अलग पार्ट्स में इसको आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट इसके अंदर शामिल रहेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर इसके पार्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें देख पाएंगे कि सबसे पहला तो देखिए मुंह आता है, आपकी जो मुख है। अब मुंह के अंदर भी देखिए आप है ना, जो मुंह की बात करेंगे तो इसके अंदर भी अलग अलग चीजें, ठीक है। टंग मीन्स आपकी जो जीभ है, जीभ के ऊपर भी आपके अलग अलग टेस्ट बड्स है। देखिए भगवान ने, नेचर ने, मैं भगवान तो नहीं कहूंगा, नेचर ही, क्योंकि भगवान का भी मतलब यही बनता है, ठीक है। भै से भूमि, ठीक है, ऐसे आग, ठीक है, और आपका वैसे वायु, ठीक है, आ से आपका अनिल मीन्स आपका जो पानी बनता है, ठीक है, और न से नीर। तो यहाँ पे भगवान की भी जो थ्योरी है, मीन्स जो नेचर है, नेचर ने आपको इस तरह से तैयार किया है कि आपके मुंह के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। आपकी सिलेवरी ग्लैंड्स भी हैं, आपकी टेस्ट बर्ड्स भी हैं, आपके दांत भी हैं, ठीक है। और आपकी देखिए दांतों की भी अलग अलग वैरायटी है, 4 तरह के आपके दांत इसमें शामिल रहते हैं। इसके बाद में आती है आपकी ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी को आप कह सकते हैं कि लैरिंग्स और फेरिंग्स, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे आ गई है। फिर ग्रास नली, ग्रास नली का मतलब है कि यहाँ पे जो आपकी आइसोफेगस है। अब आइसोफेगस की भी कुछ इस तरह से संरचना है, कुछ इस तरह से इसका कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, कि ये खाना जो हम खाते हैं ना, तो ये वाटर, जैसे आपने पानी के गोलगप्पे जरूर देखे होंगे। अब जैसे वो गोलगप्पा देखा है ना, तो जिसके अंदर जब आप पानी डालते हैं तो बाहर वाला देखिए कैसे उसको तैयार किया जाता है, बिल्कुल वाटर बॉल्स की तरह। या फिर ये कह सकते हैं कि एक गोले के रूप में आपकी जो ये आइसोफेगस है, उस खाने को नीचे की तरफ पुश करती चली जाएगी और खाना आपके कहाँ पहुंच जाएगा? स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा। अब स्टमक के अंदर फिर कुछ केमिकल चेंजेस इसके अंदर होंगे, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो कुछ एक आपके जूस हैं वो मिलते हैं। या फिर ये कह सकते हैं फैट है, प्रोटीन है, फैट्स है, उनको तोड़ने का काम चलता है। अब देखिए भाई, जब उसको आप बिल्कुल सॉफ्ट पोर्शंस में लेके आ जाएंगे, क्योंकि जब हम भी खाना खाते हैं ना, एक चीज और याद रखना भाई, ठीक है, जहां तक हम पढ़ते हैं और शायद आपको पता भी होगा भाई, क्योंकि सब चीजें पढ़ाई जाती है आपको बीपीएड एमपीएड के अंदर, ठीक है, एमफिल के अंदर, तो भाई आपकी रिसर्च वर्क है, ठीक है, आपके ये शुरू हो जाते हैं। तो एक चीज आपने जरूर सुनी होगी कि जो हम खाना खाते हैं ना, उस खाने का अगर आप 100% कोई भी चीज लेते हैं, तो उस 100% में से आपने क्या करना, दो चीजों में डिवाइड करना होता है। 70% जो आपका खाना आप खाते हैं ना, उसमें लिक्विड फॉर्म में आप अपना खाना जरूर लें। 30% आप सॉलिड ले सकते हैं, ठीक है। सॉलिड का मतलब है कि जैसे आपने चपाती ले लिया है, ठीक है, आपने और कुछ खा लिया है। अब 70% है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आपका चाहे दूध है, लस्सी है, ठीक है, या फिर आपके कुछ जूसेस हैं, चाहे आपका पानी आ रहा है, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म का आपका परसेंटेज है वो ज्यादा रहना चाहिए। अब वो ज्यादा रहेगा तो होगा क्या, कि एक तो आपकी बॉडी के अंदर कभी भी पानी की कमी नहीं होगी, और दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो इंटेस्टाइन है उस पर भी कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना होता है। फिर जैसे ही आमाशय से आपका मीन्स आपका जो स्टमक है, जो स्टमक से खाना है आपका सीधा चला जाता है फिर आपकी इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन भी फिर दो तरह की है, इसमें एक लार्ज इंटेस्टाइन है और एक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहने का मतलब यह है कि जो उसका सरकमफ्रेंस होता है वो कम रहेगा, ठीक है। जो डायमीटर की हम बात करते हैं ना, वो छोटी आंत का थोड़ा सा कम रहता है, और जो बड़ी आंत जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, तो इसका थोड़ा सा डायमीटर है वो बड़ा रहेगा। इसीलिए इनका बस नाम में चेंजेस है। अदरवाइज अगर इसकी लेंथ की बात करें तो छोटी आंत है वो आपकी बड़ी रहेगी, ठीक है। मीन्स इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा रहती है, लगभग 6.25 से लेकर 7 मीटर तक की रहेगी, ठीक है। और जो आपकी बड़ी आंत है ये लगभग आपकी 1.5 मीटर की रहती है, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका ये आ जाता है लास्ट में कि भाई जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया हूँ, लेकिन यहाँ पर सभी चीजें हम वो कर ही रहे हैं, ठीक है, आगे पॉइंट आ जाएगा। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, 95% ऑफ न्यूट्रिशंस को क्या करती है, अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है। जितने भी आपके खाने के अंदर पोषक तत्व हैं उनको अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है। मीन्स वो क्या करती है, मेनली आपके खाने के अंदर से ऑब्जॉर्प्शन का काम करती है। अब जो आपकी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये क्या करती है, एक तो पानी की मात्रा आपकी बॉडी में कितनी रहेगी और वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू कितना पानी बाहर निकालना है बॉडी से, ये डिसाइड करती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। और दूसरा ये क्या करती है कि जो खाने के अंदर 5% जो न्यूट्रिशंस बच गए ना, वो अपने अंदर क्या करती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी
बॉडी से बाहर निकलेगा तो भाई आपके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए किसी भी तरह का उसमें कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट्स नहीं बचता है, ठीक है। इसीलिए वो वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू आपका बाहर बन के निकल जाता है एनएच के थ्रू। अब बात आती है इसके बाद में, आपका जो पॉइंट है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि सिर्फ ये आपके एलिमेंट्री कैनाल से ही काम नहीं चलने वाला भाई, ठीक है। जो आपने खाना खाया है उस खाने के अंदर अलग अलग आपके कुछ एक जूसेस हैं, ठीक है, कुछ सलाइवा होगा, ठीक है, कुछ एक आपके बाइल जूसेस होंगे, ठीक है, कुछ एक आपका इंसुलिन की मात्रा होगी। तो ये कौन बनाएगा, ये डिपेंड करता है किस पे, आपके ग्लैंड्स पे। अब जो ग्लैंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी सलेवरी ग्लैंड्स है ये आपके मुंह के अंदर ही है, ठीक है। और पेयर की अगर बात करोगे तो पेयर में भाई ये 3 होगी, और टोटल ये कितनी हो जाएगी आपकी, अगर टोटल में आप इसको बात करेंगे, ठीक है, सिंगल सिंगल में, तो ये 6 होती हैं, ठीक है, आपके मुंह के अंदर ही रहेगी, ठीक है। अलग अलग इनके नाम रहेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेंगी, इसका काम यही होता है कि जो आप खाना खाते हैं, और देखिए हमें खाने का पता चलता है कि भाई खाना टेस्टी है तो ये टेस्ट बड्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जो खाने के अंदर मीठापन है वो आपकी जीभ सिर्फ पता नहीं लगा पाएगी। उसके लिए आपके मुंह के अंदर लार का होना जरूरी है, सलाइवे का होना जरूरी है। सलाइवे के अंदर मेनली आपका रहता क्या है कि 99% आपका रहता है पानी की मात्रा, और 1% रहता है इसके अंदर क्या, टाइलिन। अब टाइलिन जो होता है मेनली, हम बोलते हैं ना कि कई बार आपने आपके टीचर से भी सुना होगा, ठीक है, मैं भी आपको बार बार बताता रहता हूं कि जो आप खाना खाते हैं उसका जो पाचन है, उसका जो डाइजेशन है, वो आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम स्टार्च के नाम से जानते हैं, वो स्टार्च क्या है, टाइलिन के जैसे ही संपर्क में आएगा उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये लार पे डिपेंड करता है। उसके बाद में आपने यकृत के बारे में भी सुना होगा भाई, लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी की, ठीक है। और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होने के साथ में एक ऐसी इसकी क्वालिटी है कि अगर आप जो भी खाना खा रहे हैं और उसमें जो फैट की मात्रा कितनी रखनी है, ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम है, ठीक है, बाइल जूस बनाने का काम है, और इसके साथ में विटामिन ए का स्टोरेज है। और आप ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की अमाउंट है, जिसके अंदर हम आरबीसी की बात करते हैं, स्प्लीन का भी नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, प्लीहा जिसको हम बोलते हैं, तिल्ली जिगर के नाम से भी उसको हम बोल देते हैं। तो मेनली जो ये फंक्शनिंग है ये सारे के सारे लीवर पे डिपेंड करती है। और लीवर की क्वालिटी सबसे बड़ी खास बात ये है, देखिए आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो जाता है ना, तो उसकी कह सकते हैं कि दोबारा से अपने आप को रिफॉर्म करने की कैपेसिटी ना अलग अलग होती है। जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन की अपनी खुद की अगर डैमेज हो गया, कुछ भी कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो अपनी रिकवरी नहीं कर सकता। सबसे कम उसकी कह सकते हैं कि रिफॉर्म करने की अपनी आपकी क्वालिटी रहती है। सबसे ज्यादा जो हैप्टिक सेल्स मींस जो आपकी लीवर के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, ये 80% चांसेस रहते हैं कि अपने आप को वापस से रिकवर कर लेता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप अगर 20% लीवर मींस 80% लीवर आपने डोनेट कर दिया, और आपने 20% जो लीवर है ना उसके हैप्टिक सेल्स, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि अपने आप को मतलब फास्टली रिकवर कर लेता है, अपने आप को दोबारा से रिफॉर्म कर सकता है, वैसे का वैसा ही बना सकता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसको अपने आप को वैसे इसको हिंदी में शायद पुनरुद्भवन कुछ इस तरह का नाम है, ठीक है, मींस रिफॉर्म अपने आप को ही कर सकता है, ठीक है, बिल्डअप कर सकता है वापस से। इसके बाद में आती है अग्नाशय मींस जिसको पेनक्रियाज कहते हैं। और पेनक्रियाज का अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, तो पेनक्रियाज की अगर आप फॉर्मेशंस भी देखेंगे, ठीक है, आगे एक वीडियो भी, वीडियो क्या है, मैं एक मतलब एक स्लाइड दिखाऊंगा, तो इसका कुछ है ना, जैसे आपने आम का पत्ता जरूर देखा होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह की इसकी फॉर्म रहती है, ठीक है, कुछ इस तरह का इसका मतलब ये अपना सिस्टम इसका रहता है, जैसे आपने पत्ता देखा होगा ना, तो ठीक इसी तरह पे से पेनक्रियाज आपका रहता है। अभी पेनक्रियाज करता क्या है, पेनक्रियाज के अंदर आपके बीटा सेल्स होते हैं। अब इन बीटा सेल्स की एक खास क्वालिटी है, और एक चीज और है, आपकी बॉडी के अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट मींस लीवर के बाद में दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है। अब ये क्या है, ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन का मतलब होता है कि ये अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, ठीक है। तो ये दोनों तरह का काम करती है, इंसुलिन भी बनाएगी, उसके साथ में कुछ और भी आपके कह सकते हैं कि जो इसकी क्वालिटीज है, हार्मोन्स है, वो भी बनाने के काम करती है, तो ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई। और मेनली हम बात करते हैं कि शुगर पेशेंट है, डायबिटिक हो गया है, डायबिटीज पेशेंट है, तो मेनली होता क्या है कि जो ये पेनक्रियाज है वो काम करना बंद कर देती है, या फिर इसकी फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। मीन्स जो शुगर लेवल है, जिसको हम शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो जो ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। अब जब ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं होगा, इंसुलिन जब नहीं बनेगा, तो आपकी बॉडी में आपके जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो फेलियर की तरफ बढ़ जाते हैं, मींस उनका फेलियर होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। और मेनली जिसको शुगर होती है उसकी बॉडी के अंदर अगर आप बात करेंगे, तो एक तो आपकी किडनी, ठीक है, जिसको आप गुर्दे के नाम से जानते हो भाई, ठीक है, गुर्दे सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। इसके साथ में आपका लीवर है वो भी आपका इफेक्ट रहेगा।
और इसके साथ में भाई आप जब देखेंगे एक तो हार्ट फेलियर के चांसेस है इसमें बढ़ जाते हैं, और इसके साथ में आपकी शुगर पेशेंट की जो आंखें होती है उस पर भी ज़्यादा इसका कह सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये है आपके पाचन ग्रंथियाँ, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो आपकी डाइजेशन में आपकी हेल्प करती है। इसके बाद में आती है आपकी ये है नाम इसमें सवर्णी पेशिया, मीन्स जो स्पिंचर आपकी सेल्स होती है, मेनली ये होती कहाँ है, अब इस चीज को आप याद में रखना। जो स्पिंचर आपकी रहेगी ना, ये सबसे बड़ी खास क्वालिटी क्या है कि ये अलग अलग लेवल पे ये आपके खाने को पचाने के लिए आपकी हेल्प करती है, और इसके साथ में क्या करती है, जो ये आपका जितना भी आपकी बॉडी के अंदर जूस बनता है, मीन्स जो डाइजेस्टिव जूस बनता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और जो आपकी बॉडी में ऐसे अनवांटेड आपके कह सकते हैं कि जो अवशिष्ट हैं या फिर कह सकते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनकी जो कह सकते हैं कि जो क्वालिटी उसको कंट्रोल करती है। अब ये मिलेगी कहाँ, तो जो आपकी आइसोफेगस है, ठीक है, टोटली इससे आपका बनी रहती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपके दांत। अब हम बात किसकी कर रहे थे, देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो मुंह है आपका, ठीक है, माउथ है, उसके अंदर आपके 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। भाई ये क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है, ठीक है। कई बार इसमें ये पूछ लिया जाता है कि आपकी मिल्क टीथ कितने होते हैं, तो मिल्क टीथ के बारे में भी आप बता सकते हैं। मिल्क टीथ का मतलब होता है कि जब बच्चा जन्म लेगा और उसके बाद में जो पहली बार आपके दांत निकलते हैं तो 20 होते हैं, ठीक है। आपके उसके बाद में आपने देखा होगा जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपके दांत है बच्चों के टूटते जाते हैं, और फिर नई उनकी जगह जो फिक्स परमानेंट, ठीक है, टेम्परेरी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है, ये टेम्परेरी है, ठीक है। और परमानेंट जो होते हैं वो आपके टोटल 32 रहेंगे। अब आप कुछ एक बोलेंगे सर मेरे 28 है कि मेरे 30 है, ठीक है, मेरे तो 32 नहीं है। तो भाई ये आपके मतलब 32 से ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। 28 हो सकते हैं किसी के मुंह के अंदर, ठीक है, किसी में 32 हो सकते हैं, किसी में 30 होंगे, ठीक है। चलिए, और कुछ एक बार आपने सुना होगा कि मेरा ना मसूड़ा है पिछला जो सबसे पीछे का साइड में, ठीक है, जो जहाँ पे आपका मोलर आपकी दांत होती है, ठीक है, मोलर टीथ है, किसी का निकल के आता है किसी का नहीं निकल के आता, और हम ना नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में हम उसको अक्कल दाढ़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कि इसके तो जो अक्कल दांत है वो आ रहे हैं और उसकी वजह से वो पेन महसूस हो रहा है, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको उस नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने सुनी हुई चीजें, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट सबसे पहला क्या है यहाँ पे, इंसीजर। इंसीजर का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज को चीरने का काम करते हैं, जैसे आपने कैंची जरूर देखी होगी, ठीक है, जो चीरने का काम करती है, ठीक है। रंधनक का मतलब है यहाँ पे कैरिन लिखा हुआ है, तो ये कैनाइन्स इनको कहा जाता है। कैनाइन्स का मतलब होता है जैसे आपने बिल्ली शेर जरूर देखे होंगे। अब बिल्ली शेर के जो दांत होते हैं ना उनके बड़े अजीब दांत मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है। इंसीजर के बारे में हमने देख लिया है, और फिर रंधनक, ठीक है, जिसको आप कैनाइन भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ एक जो बिल्ली कुत्ते होते हैं ना उनके दांत कुछ ऐसे मिलेंगे। चलिए दोबारा बना देता हूं भाई मैं, ठीक है, ये मिलेंगे बीच वाले, और एक सबसे नुकीला ये वाला, ठीक है, दोनों साइड में कुछ इस तरह के आपको मतलब नुकीले जो दांत मिलते हैं ना, ये वाले जो दांत आपको दिखाई देंगे ना, तो मीन्स ये वाले जो साइड में आपके रहेंगे इनको कहते हैं फाड़ने वाले दांत, ठीक है। चीरने वाले और फाड़ने वाले मीन्स ये क्या करते हैं कि ये किसी भी चीज को चीरने का मतलब ऐसे मतलब कोई भी जैसे कि कुत्ता है बिल्ली है, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसको आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेनली करते क्या है कि जो आपकी जैसे कुत्ता है या फिर बिल्ली है जो मांसाहारी है, वो क्या करते हैं कि जब भी किसी मांस को खाएंगे तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, उसको चीरना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनके दांतों की जो कह सकते हैं नेचर है वो इस तरह की रहेगी। हमारे दांत भी कुछ इस तरह के आपके साइड में नुकीले दांत होते हैं, देखना किसी किसी व्यक्ति के तो बहुत ज्यादा तीखे दांत रहते हैं साइड वाले, ठीक है, तो बच के रहना भाई। कभी आपस में बहन भाई आपस में किसी को बाइट मत कर लेना। नेक्स्ट है आपके प्रीमोलर, बिल्कुल इनके पीछे वाले जहां पे आपके यहाँ ये वाले दांत होते हैं ना, जैसे छोटी छोटी आपको दिखाई देंगी, तो ये आपके दोनों साइड में रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद में सबसे लास्ट में होती है फिर आपकी मोलर। तो ये 4 तरह के आपके दांत हैं, ठीक है। और इनके दांतों के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि हर एक जबड़े के अंदर है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में 16-16 हो सकते हैं। तो मानव में मसूड़ों तथा दांतों की जो स्थिति है वो गर्त दंती, ठीक है, टेंकोडेंट रहता है। टेंकोडेंट का मतलब है आप इसको ना गर्त दंती का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि गर्त के अंदर धसे हुए। आपने देखा होगा ना कुछ आपके मसूड़ों की परत ऐसी रहती है, अब उनके अंदर आपके जो दांत है वो ऊपर कुछ इस तरह के निकल के आते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में बोल रहा है कि मनुष्य में द्विबार दंती मीन्स यहां पर है डाइफेंटोडेंट या फिर विषम दंती दांत पाए जाते हैं। मुंह गुहा के अंदर 32 दांत पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में 16 है और निचले वाले जबड़े में क्या है आपके 16 रहेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपके मिल्क टीथ कितने रहते हैं और आपके फिक्स मीन्स परमानेंट कितने। अब इसके बाद में आता है फेरेनिक्स।
अब फेरिंग्स को समझना काफी जरूरी रहेगा आप सभी के लिए। अब फेरिंग्स होता क्या है मेनली? अब फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जहां से आपकी नाक वाला पार्ट है और मुंह वाला पार्ट है आपस में जुड़ेगा, ठीक है। और जहां आपकी आइसोफेगस और ट्रैकिया की बात आती है कि ट्रैकिया के अंदर कुछ चीज ना चले जाए, ठीक है, या फिर आइसोफेगस में हवा ना जाए, तो उन चीजों को काम करने के लिए आपकी फेरिंग्स की जरूरत पड़ती है। अब फेरिंग्स को हम ना समझने के लिए क्या करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक तो है नेजोफेरिनेक्स। चलिए मैं थोड़ा सा इसका आपको ना बना समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए टाइम लगेगा भाई, ठीक है। हाँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मीन्स आप क्लास को स्किप कर सकते हैं, कल आप देख लीजिएगा। तो अब कुछ इस तरह का आपने देखा होगा ये सीन, मीन्स ये आपका मुंह वाला हो गया है और यहां से आपकी क्या करती है, जो नाक वाली आपकी पार्ट आता है, अब ये क्या करते हैं आपस में यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके बाद में आपकी ये ट्रैकिया वाली मैंने बता दी, और ये पीछे आपकी मैंने बना दी है आइसोफेगस। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो अटैच रहता है ना, जो आपका फेरिंग्स वाला, तो इसको हम कहते हैं नेजोफेरिनेक्स, ठीक है। इसके बाद में आता है ओरोफेरिनेक्स। ओरोफेरिनेक्स वाला जो पार्ट है वो रहेगा मेनली जो आपका मुंह वाला जो पार्ट है उसके बिल्कुल सामने वाला, ठीक है। जैसे भी आप कई बार शीशे के अंदर, मिरर के अंदर जाके आपने देखना और मुंह खोलना, तो आपको सामने वाला जो पार्ट दिखाई देता है वो आपका होता है आपका ओरोफेरिनेक्स, उसको कहा जाता है। अब उसके बाद में आता है फिर आपका लैरिंगफेरिनेक्स, ठीक है, या फिर लैरिंगोफेरिनेक्स इसको नाम दिया जाता है, ठीक है, जिस भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। अब मेनली ये करता क्या, अब ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहां पे आप इसमें कह सकते हैं कि आपका एडम्स एप्पल आपका स्टेबल रहता है। अब एडम्स एप्पल करता क्या है मेनली, एक तो ये आपके वोकल कार्ड का काम करता है, मीन्स जहां से आप क्या करते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं तो हवा अंदर और बाहर जा रही है, तो इस वोकल कार्ड से, इस एडम्स एप्पल से, ठीक है, एपिग्लोटिस वॉल आप इसको कह सकते हैं। तो ये एपिग्लोटिस वॉल करेगा क्या कि जब आप खाना खाते हैं तो ये जो विंड पाइप होती है, इस विंड पाइप को क्या करेगा, बंद कर देगा। क्योंकि अगर खाना विंड पाइप में चला गया तो भाई आपको कफिंग होगी, ठीक है। कई बार आपने देखा भी होगा कि आप अचानक से खाना जल्दीबाजी में खाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ पार्ट है वो मोलिक्यूल्स है आपके आइसोफेग सॉरी ट्रैकिया के अंदर जब जाते हैं तो आपको खांसी आ जाती है, कफिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है मेनली, ये आपका जो एपिग्लोटिस वॉल है क्या करेगा, आपकी इस ट्रेके को बंद कर देगा, और जो आपका खाना है, जो आपने खाना खाया है, वो खाना क्या करेगा, आपकी आइसोफेगस के अंदर एंटर करेगा। अब जब आइसोफेगस में एंटर करेगा तो उसका कुछ सीन है वो इस तरह से रहेगा। अब ये आपकी आइसोफेगस मैंने बनाने की कोशिश की। अब आइसोफेगस में क्या करेगा, वो आपके जैसे गोले होते हैं ना, बाउल्स के रूप में जो खाना ना वो नीचे की तरफ आपके स्टमक के अंदर आपका एंटर करेगा, ठीक है। अब स्टमक में जब आपका खाना एंटर करेगा तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ इसमें आ जाएगा, और इसके बाद में इसका डाइजेशन है, मीन्स इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ आपको कहाँ, आमाशय की तरफ। मीन्स जो स्टमक वाला पार्ट हमने देखा था कि स्टमक है क्या मेनली, अब उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो इसका जो आकार है वो जे टाइप का, अब जे टाइप का देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें बता रखा कि जे टाइप का आकार के जैसा होता है। चलिए मैं बनाने की कोशिश करूंगा भाई, ठीक है, आप सभी के लिए कुछ इस तरह का इसका आकार रहेगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये मतलब ये वाली जो शेप है ना, ये जे की बनी हुई है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसकी जो कैपेसिटी ना वो डिपेंड करती है भाई, देखिए बॉडी का जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है उस पर भी डिपेंड करता है, आप मेल हैं फीमेल है, थोड़ा उस पर भी डिपेंड करता है। मेल की थोड़ी सी कैपेसिटी ज़्यादा होती है खाने को स्टोर करने की, तो इसकी जो कैपेसिटी है ना वो 1 से 3 लीटर तक आहार को धारित कर सकता है। मीन्स ये अपने क्या अंदर क्या करेगा, स्टोर कर सकता है। 1 से 3 लीटर का मतलब ये है कि भाई आप है ना 2 से लेके 2.5 किलो राशन है वो क्या कर सकते हैं, अपना इस स्टमक के अंदर डाल सकते हैं। अब इसकी खास क्वालिटी ये रहती है कि यह क्या कर सकता है, अपने आप को सिकोड़ सकता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और अपने आप को फैला भी सकता है। ये सबसे बड़ी खास क्वालिटी होती है आपके स्टमक की। अब जो स्टमक है उस स्टमक को भी फिर इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब पहला जो है वो है कार्डिक, मीन्स जहां से, अब चलिए मैं थोड़ा बना के आपको बता दूं, ठीक है। चलिए दोबारा से बना लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज़ें समझनी जरूरी है। अब जो ये वाला जो पार्ट है ना, देखिए यहाँ पे आपका हार्ट की पोजीशन रहती है। चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका हार्ट है। अब हार्ट वाली जो पोजीशन रहती है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जठरागम, या फिर इसको आप भाग नाम दे सकते हैं, इसको कार्डिक, ठीक है, पार्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है। फिर है आपका जो ये वाला जो पार्ट है ना, जठर निगर्मी भाग लिख रखा है, ठीक है, इसका इंग्लिश में आगे नाम आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो ये वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पे आपकी आपकी जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी मैच होगी, तो ये वाला जो पार्ट है इसको फंडस भाग कहते हैं। तो ये 3 इसमें पार्ट्स में आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है, समझने के लिए। अब बात आती है इसके बाद में, देखिए जैसे ही आपका स्टमक खत्म होगा उसके बाद में आपकी फिर
क्या होगी, छोटी आंत शुरू हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगी। अब ये क्या बोल रहा है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण छोटी आंत में होता है। अब वो मैं भी आपको बता चुका हूं कि 95% ऑफ न्यूट्रिशंस ऑब्जॉर्ब्स बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को भी इसने क्या किया है, फिर आगे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक तो क्या है इसने ग्रहणी, और एक है फिर आगे इसमें अग्र क्षुद्रांत्र, और फिर है क्या आपका क्षुद्रांत्र। ठीक है, इनके इंग्लिश में भी नाम आएंगे भाई, जो साथी बोल रहे कुछ सोच रहे हैं कि आप इंग्लिश में सॉरी हिंदी में बता रहे हो, इंग्लिश में नहीं, तो इंग्लिश में भी नाम इनके आ जाएंगे। ठीक है, आगे बिल्कुल सब कुछ आएगा, बिल्कुल डिटेल में आएगा, क्योंकि अभी हम मेन पॉइंट्स कर रहे हैं, उसके बाद में हम पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसकी फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये वैसे कहने में बड़ी है लेकिन होती छोटी है। ठीक है, 1.5 मीटर की लेंथ रहती है इसकी, और फिर इसको भी इसने क्या किया है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अदांतर का नाम दिया है अंदनाल या फिर वृद्धांतर, और फिर है आपका मलाशय। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के सारे बारे में भी मैं मोस्टली आपको बता चुका हूँ कि कैसे रहेगी। ठीक है, जिसके अंदर आपका सलाइवा है, लीवर है, ठीक है, आपकी पेनक्रियाज है, ये सभी इसके अंदर आते हैं और गैस्ट्रिक जूस बनाने का काम करते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं, आपका जो खाना आप खाते हैं उनके डाइजेशन में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, छोटी आंत के बारे में अगर हम बात करें तो वो जितने भी आपके पाचन रस होते हैं या फिर आप कह सकते हो जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उन को क्या करती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसके बाद में सिलेवरी ग्लैंड्स के बारे में है। ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड्स है वो भी आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ठीक है, 3 पेयर में है। ठीक है, इसमें हिंदी में नाम लिख रखे हैं यहाँ पे, कर्णपूर्व ग्रंथि मीन्स जो कान की पहले होती है। ठीक है, फिर है अधोजंब। अधोजंब का मतलब है भाई, आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि जो आपका जौ के पीछे रहेगी। ठीक है, और फिर है आपकी अधोजीवा, जो आपकी जीभ के पीछे की तरफ रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह आपकी इनकी सिचुएशन प्लेसमेंट रहती है। अब इसके बाद में चलते हैं हम कहाँ, इसके बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप देखिए भाई, बोर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तो डिपेंड करेगा आपकी स्टडी पे। चलिए, और अगर आपको अच्छी सीरीज लग रही है तो भाई आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। ठीक है, चलिए मटेरियल ढूंढने में, तो यहाँ पे है अब इसमें मानव भोजन के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा और कायिक पदार्थ और यहाँ पर आवश्यक ऊर्जा का मतलब है कि आपकी बॉडी के लिए जो नेसेसरी है वो कहाँ से मिलेगा आपको, वो भोजन से आपको मिलता है, डाइट से ही आपको मिलता है। अब यहाँ पे जो आप खाना खाते हैं उस फूड के कौन कौन से आपके पार्ट रहेंगे, मीन्स यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स जरूरी हैं। सबसे पहला है आपका प्रोटीन, प्रोटीन के बाद में कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में आपका फैट है, विटामिन है, और आपका खनिज लवण मीन्स मिनरल्स से आपका बना हुआ रहता है। अब अगर आप इसको बारे में भी पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में भी मैं एक सीरीज लेकर आया था जिसमें मैंने 12th क्लास सीबीएसई के क्वेश्चंस करवाए थे, और बिल्कुल डिटेल भी मैं लेके आऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या रहेगा, प्रोटीन कैसा रहेगा, फैट क्या है, फैट को क्या कहते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो आपके न्यूट्रिएंट्स उनके बारे में हम पढ़ेंगे। भोजन में इनमें से अधिकतर घटक जटिल, जटिल का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स बने रहते हैं। जैसे कि आपका फैट है, कॉम्प्लेक्स है भाई, उसको तोड़ने में टाइम लगेगा। प्रोटीन है, उनको भी अमीनो एसिड्स में बदलना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट है, उनको भी आपने क्या करना है, सुक्रोज, माल्टोज, सैक्रोज, इसमें आपको बदलना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में रहते हैं। शरीर में अवशोषण होने हेतु इन्हें क्या करना पड़ेगा, सरलीकृत किया जाता है, मीन इनको सिंपल वे में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को संपादित करने हेतु भोजन के अंतःग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग और ग्रंथियां शामिल रहती हैं, ऑर्गन शामिल रहते हैं। ठीक है, और सामंजस्य के साथ में आप ये काम करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, पाचन तंत्र इसको कहा जाता है। अब ये बोल रहा है कि जो भोजन आप खा रहे हैं, जो आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट में है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, या फिर जो दूसरे पार्ट्स हैं आपके खाने के, वो क्या करेंगे, उनके साथ में कुछ केमिकल रिएक्शंस होगी, कुछ एक एंजाइम्स है, वो क्या करेंगे, इन खाने के जो आपके पदार्थ हैं या फिर जो फूड का जो स्टफ है उसको क्या करेंगे, सॉफ्ट बना देंगे। और वो सॉफ्ट बनने के बाद में आपके इस डाइजेशन सिस्टम के अंदर आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक पिक्चर आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये पिक्चर देख के आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो खाना है वो जरूरी है। अब दूसरा भाई, खिलाड़ियों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो खिलाड़ी है वो क्या कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, आपके खाने पे भी डिपेंड करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो माउथ है आपका, इसके बाद में फिर आपकी फेरिंग्स है, फिर आपकी आइसोफेगस है, आइसोफेगस के बाद में फिर यह आपका स्टमक वाला पार्ट आ गया, फिर ये आपका लीवर है। ठीक है, डायफ्राम में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, डायफ्राम इट्स अ हेल्प टू
रेस्पिरेट, ठीक है, आपके रेस्पिरेशन में आपकी हेल्प करता है। इसके बाद में पेनक्रियाज है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इनको आप देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद में आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखिए जो हमने आपको बताया था वो सारी सारी चीज़ें डिटेल में वैसे तो हमने देख ली है, ठीक है। माउथ है, फेरिंग्स है, ठीक है, ऑइसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका रेक्टम, ठीक है। ये चीज़ें हमने वैसे देख ली है। अब इसके बाद में फिर इसमें क्या आता है, माउथ के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स है, फिर आपका लीवर और फिर आपका पेनक्रियाज। अब ये बोल रहा है कि ये सभी अंग मिलके एक आहार नाल में से एक एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जाती है और ये 8 से 10 मीटर लंबी तक होती है। इसे पोषण नाल में जो डाइजेस्टिव कैनाल भी इसको कहा जाता है। और ये क्या बोल रहा है कि इसके 3 प्रमुख कार्य हैं। अब क्या काम है 3, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये चीज जरूरी है आपको समझने के लिए। एक तो जो आप खाना खाते हैं उसको क्या करेंगी, ये सरल रूप में बना देंगे। सरल का मतलब है कि उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि डाइजेस्ट आपने जो कार्बोहाइड्रेट लिया है उनको स्टार्च में है, ठीक है, आपको उसमें ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। जो आपने प्रोटीन लिया है उनको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। आपका जो आपने जो आपने फैट लिया है उस फैट को भी क्या करेंगे, लिपिड्स में आपका कन्वर्ट कर देगी। अब इसके बाद में क्या करेगा, ये बोल रहा है कि जो आपने खाना खाया है उसको अवशोषण में भी आपकी हेल्प करती है, मीन्स ऑब्जॉर्व कर लेंगे। इंटेस्टाइन का काम यही होता है कि जो आपने न्यूट्रिशन लिए उनको ऑब्जॉर्व कर लिया जाए। इसके बाद में आएगा आपका आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाने का काम रहता है। मीन्स जो आपने खाना खाया है उसको फिर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालने का काम है। ये भी आपके इस डाइजेस्टिव सिस्टम का ही काम रहेगा। अभी बोल रहा है कि ये जो आप खाना खाते हैं, जो भी आपने खाना खाया है, उस खाना खाने के बाद में जितने भी आपके जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो बनाने का काम है, ठीक है। तो ये आपकी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपकी ग्लैंड्स पे डिपेंड कर रहा है और आपका जो स्टमक है उस पे डिपेंड करता है। अभी बोल रहा है कि भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं। पाचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा मीन्स जो फैट है, आपके मिनरल्स है, लवण है, ठीक है, विटामिन है और पानी है, इसमें आपका रहेगा। इन पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं। मीन्स यहाँ पर आपने देखा होगा, चलिए मैं उसका भी एक बार आपको ना डाइजेस्टिव सिस्टम का वो भी बताऊंगा कि जिसमें आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें विली होते हैं मेनली, ठीक है, विली उनको कहा जाता है, या फिर विलाई नाम आपने पढ़ा होगा, विलाई या फिर विली होते हैं। तो उनमें क्या करता है कि जो आपका न्यूट्रिशंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो न्यूट्रिशंस है वो आपके ब्लड में वहां पे चले जाएंगे। मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन और विस्तार से गति करता है। विभिन्न स्तरों पर श्रोणी जो पेशियां मीन जो स्पिंचर है भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट को गति को नियंत्रित करने का काम करती है। जो आपका खाना है या फिर जो आपने डाइजेस्टिव जूस लिया है उसको क्या करेगी, ये कंट्रोल करने का काम करती है कि कितना स्पीड इस पे कि बाहर निकालना है भाई या फिर इसको अंदर ही रखना है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा किस पे, आपकी स्पिंचर मसल्स पे। अब उसके बाद में क्या होगा, अब ये बोल रहा है कि पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले ऑर्गन्स कौन कौन से, ऑर्गन यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सबसे पहले तो हमने देखिए, वैसे तो हम बार बार वही चीजें पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी बोला कि सबसे पहला आपका मुंह है। अब मुंह के बारे में हमें क्या पढ़ना है। आहार नाल का अग्रभाग मुंह से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। यह एक कटोरे नुमा बाउल्स शेप्ड का ऑर्गन है। जैसे आप मुंह की कैविटी देखेंगे ना तो उसमें बाउल शेप उसका आपको दिखाई देगी आप जब मुंह खोलते हैं, ठीक है। देखा होगा ना आपने, कोई कटोरी रखी है और उस कटोरी में भी आप कोई चीज रख सकते हैं, तो ठीक है, ऐसे मुंह है आपका तो वो आपका बाउल शेप का रहेगा। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। जो ऊपर वाला है वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा और नीचे वाला जो है वो सॉफ्ट इसका रहेगा, ठीक है। पार्ट मुख गुहा में ही चारों ओर आपकी गति कर सकने वाली पेशी निर्मित जीवा पाई जाती है। मीन्स आपकी एक जीभ रहेगी। अब जीभ का काम क्या है, वो रहेगा कि पृष्ठ भाग में मीन्स जो आगे वाला जो फ्रंट पार्ट है उसके अधर तल से आपकी जुड़ी रहेगी, जिसको क्या नाम दिया गया है, फेनुलम लिंगुअल, ठीक है। तो फेनुअल लिंगुअल से ये आप की जुड़ी रहेगी या फिर इसको आपका जीवा एनुअल एनुलम भी इसको नाम आप दे सकते हैं।
इससे जुड़ी रहती है तथा मुख गुहा के मध्य भाग तक फैली रहती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो मुंह है वो आपका दो मांसल मीन्स जो मसल्स आपकी है, जो आपके लिप्स बनते हैं, होठ बने रहते हैं, उनसे घिरा हुआ रहेगा। मुंह को जोड़ने मुंह को खोलने, बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायक आपके जो होठ है या आपकी इनकी होठों की क्वालिटी ये रहती है। ठीक है, चलिए सिर्फ यहाँ पे आप कह सकते हैं होठ है ना वो दिखाने के लिए नहीं है, इनका काम ये रहेगा मेनली। ठीक है, आप जो साउंड है या फिर जो प्रोनाउंस करते हैं, तो प्रोनाउंस करने के लिए भी आपके जो होठ हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पै बोलना है, फै बोलना है, तो ये जो आपके वर्ड्स की जो बनावट है ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपके होठ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मुंह के ऊपर व नीचे के भाग में एक एक जबड़े में 16-16 दांत आपके पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे के अंदर फिक्स रहते हैं। ठीक है, ठीक है, मसूड़ों के अंदर आपके जम्स के अंदर फिक्स रहेंगे। इस सांचे को मसूड़ा या फिर जम इनको कहा जाता है। मसूड़ों तथा दांतों की इस स्थिति को गर्त दंती या फिर टेंकोडंट इनको कहा जाएगा। मानव में द्विबार दंती, ठीक है, डायफेंडेंट दांत अवस्था व्यवस्था पाई जाती है। द्विबार दंती का मतलब है कि दो बार आएंगे भाई इसमें। ठीक है, जीवन काल के अंदर मीन्स जो आपका लाइफ स्पैन है उसमें दो बार आते हैं। ठीक है, जब आप बच्चे हैं तो दूध के दांत, ठीक है, बोलते भी है कि बेटा अभी तेरे दूध के दांत नहीं टूटे, जब दूध के दांत टूटेंगे तब हमसे बात करना। चलिए, तो भाई यहाँ पे आपके जो दांत है ना वो दो बार आते हैं। एक बार तो आपके मिल्क टीथ है और एक होते हैं आपके फिक्स। ठीक है, फिक्स या फिर आप इनको परमानेंट कहिएगा। अब जो दांत है ये बोल रहा है कि इसके भी चार प्रकार रहेंगे। वैसे तो हम इनके कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप पढ़िएगा कि इनका काम क्या है। अब सबसे पहला है इंसीजर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये जो दांत है ना सबसे आगे वाले आपको फ्रंट में दिखाई देगा, तो सुबह उठना और अपने दांत है उनको चेक करना भी कौन कौन से आपके फ्रंट में। ठीक है, जो कुतरने तथा काटने का काम करते हैं, जैसे मैंने सीजर के बारे में बताया था कि सीजर क्या करती है, काटने का काम करती है। ये क्या करते हैं कि ये जो दांत है ना ये आपके 6 माह की उम्र में निकलते हैं। ठीक है, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वहां पे निकलना इनका जो कह सकते हैं कि जो निकलने की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। इसके बाद में है आपके कैनाइन्स। अब कैनेन्स के बारे में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो स्किन होती है, आप जैसे कि मैंने बताया था कि जो डॉग है या फिर लॉयंस है, ठीक है, जो ऐसे कह सकते हैं कि जो जानवर है जो मांसाहार का सेवन करते हैं, तो भाई जो मांस खाने का काम होता है ना, तो स्किन को चीरना बड़ा मुश्किल रहता है, तो ये चीरने फाड़ने में इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही आपने देखा होगा कई बार आप गन्ना गन्ना है ना आप अपने सामने वाले दांतों से नहीं पकड़ते हैं, जो साइड वाले जो दांत होते हैं ना उससे पकड़ते हैं और गन्ने को छीलने का काम करते हैं। ठीक है, तो चीरने का एक तरह से काम करते हैं, फाड़ने का काम ये करते हैं। और ये क्या बोल रहा है कि जब आप 16 से 20 माह की उम्र में ये निकलने का काम करेंगे। मीन्स जब आप 1 साल के लगभग हो जाते हैं तो ये आपके निकल के आते हैं। प्रत्येक जबड़े में दो दो रहेंगे और मांसाहारी पशुओं में ज्यादा विकसित होते हैं। मीन्स ये ज्यादा नुकीले आपको दिखाई देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह के आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये बीच वाले दांत हो गए भाई और ये सामने वाले। ठीक है, तो कुछ इस तरह के आपको दांत दिखाई देंगे जो मांसाहार का सेवन करते हैं। अब देख लीजिए भाई, अगर आपके दांत ज्यादा नुकीले हैं तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप मांसाहारी हैं। बाकी मनुष्य जाति है, जो मानव है, ह्यूमन बींग्स है, उसको रेड मीट या फिर ये कहिएगा कि जो रेड मसल्स होती है उनका यूज नहीं करना होता। ठीक है, जिसमें भी फाइबर्स होते हैं ना, रेड मसल्स फाइबर, तो वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए कह सकते हैं कि डाइजेशन सिस्टम में आपकी हेल्प नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट बोल रहा है प्रीमोलर। ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो जो आप चने वगैरह चबाते हैं ना कि अब बेटा आपको चने चबाने पड़ेंगे। अब लोहे के चने चबाने पड़ेंगे फिजिकलाइजेशन में, जब आप आ गए हैं तो लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, या फिर जो आपके ठीक है मैदे वाले या फिर बेसन वाले चने हैं वही आपके लिए काफी होंगे। तो ये डिपेंड करेगा भाई आप पढ़ते कैसे हैं। तो भोजन को चबाने में मीन्स जो आपका फूड है उस फूड के स्टफ को सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको पीसने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। और प्रत्येक जबड़े में 4-4 आपके रहेंगे। ठीक है, और ये 10 से लेके 11 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, मोलर। अब मोलर जो दांत है ये बोल रहा है कि ये जो दांत है ये चबाने में ही आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक जबड़े में 6-6 पाए जाते हैं। प्रथमतः ये 12 से 15 उम्र में निकलते हैं। ठीक है, 12 से लेके 15 माह की उम्र में ये निकल आते हैं। अगर नहीं निकलते तो भाई ये बाद में थोड़ा सा निकलेंगे, इनका टाइम थोड़ा पीरियड ज्यादा रहेगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये,
ठीक है। ये भाई ये जो 15 से 12 लिखा हो ना, ये 15 से 12 वर्ष की उम्र है। ठीक है, माह की नहीं, महीने की नहीं है। ठीक है, ये वर्ष की उम्र रहेगी, क्योंकि ये अक्कल दाढ़, इसको आप नाम सुना होगा। ठीक है, मैं वैसे ही लोकल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जरूर आपने सुना होगा। इसके बाद में फेरनेक्स है, तो फेरनेक्स के भी हमने 3 पार्ट किया। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। मुख हुआ, जीवा तथा तालु, मीन्स जो तालु आपकी जो प्लेट है, इसके पीछे के भाग में एक छोटी सी कुप्पी नुमा सैक और फ्लैस्क शेप्ड आपने ग्रसनी से जुड़ी रहती है। ग्रसनी से होकर भोजन, मीन्स ग्रसनी का मतलब है कि जो आपका खाने वाला जो पार्ट है, उसके बाद में आहार नालिका से, या फिर जो ग्रास नाल है आपके आइसोफेगस है, और आइसोफेगस और उसके साथ में कौन सी है, वायु श्वास नाल। वायु श्वास नाल का मतलब है जो आपकी ट्रैकिया है, उससे आपकी जुड़ी रहेगी। फेरिनेक्स अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन जो है वो आपकी ट्रैकिया, मीन्स जो श्वास नाल है, तथा उसमें प्रवेश ना करे, और वायु जो है वो भोजन नाल के अंदर प्रवेश ना करे। अब भोजन नाल में अगर वायु प्रवेश कर गई तो भाई उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर वो आपकी जो स्टमक है, उस स्टमक की फंक्शनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। और कई बार आपने देखा भी होगा, जब हम खाना खाते हैं तो डकार हमें आती है। ठीक है, चलिए। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों नालों के मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं, अग्र भाग में श्वासनाल तथा पृष्ठ भाग में, मीन्स पीछे की तरफ है, जो आपकी ग्रास नाल होती है। ग्रसनी मीन्स जो आपकी फेरिनेक्स है, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। आपकी नेजोफेरिनेक्स है, और आपकी ओरोफेरिनेक्स, और आपकी कंठ ग्रसनी, या फिर इसको आप लैरिंगोफेरिनेक्स, या फिर इसको आप क्या दे सकते हैं नाम, हाइपोफेरिंक्स, इसको नाम दे सकते हैं। अब आइसोफेगस के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं कि जो आपकी ग्रास नली है, ठीक है, जो फूड पाइप है, इसके बारे में। ठीक है, फूड पाइप कहिएगा, ग्रास पाइप, ग्रास नली कहिएगा, आइसोफेगस आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है इसके बारे में, ये एक संकरी पेशीय नली है। ठीक है, नैरो रहेगी थोड़ी सी। अब ये क्या बोल रहा है कि जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी रहेगी, यह ग्रसनी के निचले भाग से आपकी आरंभ होकर और सर्वेक्स के वक्ष स्थल से होती हुई मध्य पट, मीन्स जो डायफ्राम से निकलकर उदर गुहा, उदर गुहा का मतलब है कि जो आपका स्टमक है उसके अंदर एंटर करती है। ठीक है, जो स्टमक माला, अब जो एब्डोमिनल रीजन है उसमें आपकी एंटर करेगी। इसका मुख्य काम क्या होता है, भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का काम रहता है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो आपकी फूड पाइप है, जो आपकी आइसोफेगस है, इसमें क्या होती है, कुछ एक म्यूकस ग्लैंड्स आपकी पाई जाती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन भी आप इसमें कह सकते हैं। जो म्यूकस ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, म्यूकस बनाने का काम करती है। और ये जो म्यूकस होगा, इन ग्लैंड से निकल कर क्या होगा, आपके खाने के अंदर मिल जाएगा, और खाने को क्या करेंगी, सॉफ्ट बनाने का काम करती है। उपस्थित भित्तियां भोजन को एक प्रकार की गति क्रमांकुचन देती है, जिसको क्या कहा जाता है, क्रमांकुचन गति, या फिर इसको नाम दे दिया गया है पेरिस्टेलसिस। ठीक है, अब ये प्रदान करेगी तो भोजन क्या होगा, आपके आमाशय के अंदर, मीन्स आपका जो स्टमक है इसके अंदर पहुंच जाएगा, और इसमें पहुंचने के बाद में आपके ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों को एक पल्प के रूप में देगा, और यह पल्ला क्या करेगा, घाटी या फिर ढक्कन नुमा एपिग्लोटिस आपका कहलाता है। ठीक है, जो ढकने का काम करता है। भोजन निकलने के दौरान यह आपका पल्ला, मीन्स जो आपका एपिग्लोटिस वाल है, ये बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद में आपका क्या होगा, जो खाना है वो आपकी श्वास नली, मीन्स जो आपकी ट्रैकिया के अंदर है, उसको प्रवेश, उसमें उसको एंटर नहीं करने देगा। अब उसके बाद में क्या होगा, आपका स्टमक है। अब स्टमक का काम क्या रहेगा, आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग जो है वो आमाशय कहलाएगा, मीन्स स्टमक कहलाएगा, और ये एक पेशी है, जे आकार की संरचना है, जो ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली के अंदर क्या करेगा, डेडुनम, ठीक है, दग्रहणी के अंदर, द्रग्रहणी के अंदर आपका मध्य और उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी के बाएं हिस्से तथा मध्य पट के पीछे आपका रहेगा। यह एक लचीला भाग रहेगा, और जो 1 से 3 लीटर खाने को आपका स्टोर कर सकता है, मीन्स आहार। आप देखिए लिक्विड फॉर्म में जो भी आप खाना खाते हैं ना, तो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड का मतलब है, देखिए जैसे हमने बात की थी कि ठीक है, जो कुछ एक म्यूकस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, सलाइवा है, तो आपके पानी के अंदर मिल जाएगा, और जो लिक्विड है हम उसको लीटर में ही काउंट करते हैं। अब ये बोल रहा है कि जो आपका जो आमाशय है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कार्डिक है, ठीक है, आपका जठरम है, और फिर इसका आपका फंडूस। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब उसके बाद में जब इनको डिवाइड करने के बाद में क्या होगा कि इसमें आपका जो स्टमक है, इस स्टमक के अंदर अवरोधिनी, या फिर आप इसको क्या कहिएगा, संकोचक पेशी, ठीक है, जो स्पेंसर इनको कहा जाएगा। ठीक है, स्पेंसर मसल्स है वो आपकी पाई जाती है, और ये दोनों,
ठीक है, जो आपकी स्टमक है इसके बारे में अब थोड़ा सा और डिटेल में हम यहाँ पे चलेंगे। अभी बोल रहा है कि ग्रास नलिका अवरोधनी मीन्स जो कार्डिक और लोअर जो आपकी स्फेगुल स्पेंचर है इसका काम क्या रहेगा। यह ग्रसिका या फिर आमाशय को विभाजित करने का काम करती है और आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। ठीक है, जो एसिडिक आपका फूड है उसको वापिस से क्या करेगी, ग्रसनी मीन्स जो आपकी फूड पाइप है उसके अंदर जाने से उसको रोकती है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर आपका पेल्विक स्पिंचर। अब पेल्विक स्पिंचर या फिर एक वॉल का काम क्या रहेगा, ये क्या करेगी, जो स्टमक है और जो आपकी इंटेस्टाइन को अलग अलग करती है और इंटेस्टाइन से कितना भोजन है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको आपको बना के समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो यहाँ पे एक वॉल रहेगा, ठीक है, जो ऊपर वाला हमने किया था, ठीक है, कार्डिक और इसको आप कार्डिक स्पिंचर कहिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में जो ये वाला जो आपका पार्ट आया था ना, ये वाला पार्ट, और यहाँ से आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शुरू होगी या फिर जिसको हम डेडुनम कहेंगे, जो आपका जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे ये वॉल रहेगी, ठीक है, जिसको आप पेल्विक स्पिंचर आप इसको कहिएगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, आपका जो खाना है मीन्स जो स्टमक से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भोजन होगा उसको भेजने का काम करती है। अब एक और खास बात बता दूं, जब ये आपका पेल्विक स्पिंचर आपका खुलेगा ना, जो ये वॉल्व आपका खुलता है, इसमें से लगभग आपका 14 से लेके 15 ग्राम जो खाना है, ठीक है, जो आपने स्टमक के अंदर आपने भरा हुआ है, वो जब एक बार वॉल्व खुलता है तो एक बार आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। ठीक है, अभी इसके बारे में बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि अगला पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके पालरिक भाग से शुरू होकर बड़ी आंत तक पूर्ण होता है। मीन्स जो आपका पैलरिक से जुड़कर और फिर आपका जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन आपके अटैच रहेगी, तो बीच वाला जो पार्ट है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाएगा। अब ये बोल रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी औसत, अगर एवरेज हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 7 मीटर लिख रखा है, 6.25 मीटर भी कहीं पे आपको लिखा मिलेगा, 6.5 भी लिखा मिलेगा। ठीक है भाई, तो इट्स डिपेंड ऑन अप टू यू। और उसके बाद में बोल रहा है कि आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन है, अवशोषण है, वो अब्जॉर्प्शन है वो किया जाता है। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 95% है वो उसका न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन करते हैं। अभी बोल रहा है कि इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब कौन कौन से पार्ट है वो मेनली आपको पार्ट्स में ध्यान में रखना होता है। ठीक है, एक तो है आपका डेडुनम, फिर एक है आपका जेजुनम जिसको आप अग्र शुद्रांत्र, और फिर एक आपका इलियम। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी आप सीक्वेंस बताइए। ठीक है, नाम दे देंगे, या जेजुनम है, इलियम है, या फिर इलियम को पहले रख देंगे, डेडुनम को लास्ट में रख देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये आपका स्टमक से जुड़ा हुआ है। अब ये इसके साथ में क्या बोल रहा है कि यह छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग रहेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, जो भोजन के रासायनिक पाचन का मतलब है कि उसके अंदर कुछ एक एंजाइम्स है और कुछ एक आपके जो फूड जूस है वो मिलते हैं, जैसे कि आपका बाइल जूस है वो इसी आपका ड्यूडेनम के अंदर आके मिलता है। ठीक है, तो ये इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। इसके साथ में जेजुनम। अब जेजुनम वाला क्या है, ये बीच वाला पार्ट रहेगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये क्या करता है कि जो आपने खाना खाया है और जो उसके अंदर आपके गैस्ट्रिक जूस मिले हुए हैं उनका ऑब्जॉर्प्शन में आपकी हेल्प करता है। और ये क्या करेगा, मुख्यतः आपका एक तरह से जो भी आपने खाना खाया उसको ऑब्जॉर्प्शन में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, एंट्रोसाइट्स इनको कहा जाएगा, इनको सेल्स को। ठीक है, और इनके द्वारा ही आपकी क्या करते हैं, इनको मॉडिफाई किया जाता है। अब उसके बाद में क्या है आपका शुद्रांत्र मीन्स इलियम, आप इसको देख सकते हैं। अभी बोला कि सबसे लास्ट वाला पार्ट है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, और जो आपकी बड़ी आंत के पास में मीन्स जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके पास में आपके आके खुलेगा। यह भाग उन पोषक तत्वों को विशेष रूप से जिसके अंदर बाइल साल्ट, ठीक है, कौन सा भाई, बाइल साल्ट, याद रखना इलियम के अंदर मेनली आपका बाइल साल्ट, पित्त लवण और आपके विटामिन का ऑब्जॉर्प्शन किया जाता है, जो अग्र शुद्रांत्र में अवशोषित नहीं हो पाते। मींस जो वाला पार्ट, ठीक है, आपकी जेजुनम के अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाया उसको ऑब्जॉर्ब करने का काम है इलियम के अंदर किया जाता है, मेनली विटामिन है और आपके बाइल्स जूस को। अब ये बोल रहा है कि बड़ी आंत का काम क्या रहेगा भाई, तो बड़ी आंत है ना, मेनली तो आपकी बॉडी के अंदर अगर ये ना हो तो भाई कुछ भी आपका नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखने। तो ये बोल रहा है कि आपका ये बड़ी आंत से जुड़ा रहता है, और इसके साथ में क्या बोल रहा है कि इसके अंदर कुछ एक एंजाइम्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाणु इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपाचित भोजन को कीवणन मीन्स यहाँ पर फर्मेंटेशन इनका करते हैं, और इसके बाद में क्या करेंगे, उसको सरल करके
पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल और खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपाचित भोजन को मल द्वार द्वारा उत्सर्जित करना रहता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक तो आपका पानी की मात्रा कितनी रहेगी, ठीक है, मिनरल्स आपके अब्जॉर्प्शन का काम करेगा। मींस यहाँ पर यही कह सकते हैं कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर 5% जो न्यूट्रिशन है वो अब्जॉर्ब होंगे और पानी की मात्रा कितनी रहेगी इस पर डिपेंड करेगा। अब इसको भी क्या करते हैं कि 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप है ना इसमें ऐसे कर सकते हैं कि ठीक है, असेंडिंग असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसने जो अधांतर का नाम दिया ना, तो आप इसको असेंडिंग पढ़ सकते हैं, क्या, असेंडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वाला जो पार्ट रहेगा ना वो ये वाला पार्ट रहेगा। चलिए, इसने यहाँ पे देखिए इसको बता रखा है, यहाँ पे वृहदांतर के अंदर सभी बता रखे हैं, जिसको हम पढ़ लेंगे। ये बोल रहा है कि यह भाग शुद्रांतर मीन्स इलियम से जुड़ा रहेगा। यह शुद्रांतर से आने वाले पाचित रस का अवशोषण होता है तथा शेष बचे अपशिष्ट पास को आगे वृहदांतर में पहुंचा दिया जाता है। अंधनाल के प्रथम भाग जो शुद्रांतर से जुड़ा रहेगा से थोड़ा सा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबी आहार नली के आकार का एक अंग निकलता है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? अब नाम याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी में कहेंगे इसको कृमि रूप परिशेषिका, या फिर आप इसको नाम देंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, आपने कई बार सुना हुआ अपेंडिक्स का दर्द हो गया है, तो मेनली देखिए जब तक हम आदि मानव थे, या फिर ये कहिएगा कि जब तक हमारे पास में खाने के इतने सोर्सेज नहीं थे, तो उस टाइम पे अपेंडिक्स का रोल है बॉडी के अंदर ज़्यादा रहता था। और किसी किसी की बॉडी के अंदर एक्टिवेट होती है, किसी की बॉडी में एक्टिवेट नहीं होती है। ठीक है, जिसकी बॉडी में एक्टिवेट होगी तो जब ये भर जाएगी तो इसको निकालना जरूरी रहता है ऑपरेशन के थ्रू। अगर ये नहीं निकलते, अंदर फट जाएगी, तो इसमें पॉइजन्स बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, डेथ भी हो सकती है भाई इस कंडीशन में। अब ये बोल रहा है कि जो आपकी वृहदांतर है, ठीक है, वृहदांतर या फिर इसको आप कोलोल के रूप में पढ़ सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसमें क्या रहेगा, कोलन के अंदर आहार नाल में सबसे बड़ी आंत का अधांतर के आगे वाला जो भाग है वृहदांतर कहलाता है। इसे उल्टे यू के आकार में आप क्या करेंगे, उल्टे यू के आकार में, उल्टा यू देखिए ये तो आपका सिंपल लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इस यू को आपने क्या करना है, इस पोजीशन में रखना है। ठीक है, अब इस पोजीशन में जब आप रखेंगे तो इसकी जो लंबाई है 1.3 मीटर मीन्स 1.5 मीटर के करीब रहेगी। अब आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब कौन से में पार्ट में डिवाइड करेंगे, चलिए मैं इसको यू को, चलिए मैं एक बार यू बना देता हूं, ये कुछ इस तरह की रहेगी भाई। ठीक है, ये वाला जो पार्ट रहेगा, और इससे पहले आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कुछ इस तरह से इसमें जुड़ी रहेगी। ठीक है, अब जो ये वाला जो पार्ट ना ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको क्या नाम दे दिया है इसने, असेंडिंग कोलन नाम दे दिया है। कौन सा, असेंडिंग, आरोही मीन्स ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ। ठीक है, करीब 15 सेंटीमीटर तक लंबा रहेगा। अब उसके बाद में फिर आपका ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वाला कौन सा पार्ट रहेगा, ट्रांसवर्स वाला ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला। ठीक है, अब उसके बाद में ये बोला कि लगभग ये कितना लंबा, ये 50 सेंटीमीटर तक लंबा रहेगा। उसके बाद में कौन सा है आपका डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कॉलम के अंदर ये 25 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये नीचे की तरफ जो आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपका सिग्मोइड कॉलम। ठीक है, सिग्माकार वृहदांतर या फिर आपको सिग्मोइड कॉलम है, आप इसको कहिए, ये कितना रहेगा, ये 40 सेंटीमीटर के करीब रहेगा, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट आपका आके ठहरता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसके बाद में आपका रेक्टम। रेक्टम जो है ये क्या रहेगा, इसका आप काम देख सकते हैं कि मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह करीब 20 सेंटीमीटर तक लंबा रहेगा। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदा नाल या फिर एनल कैनाल भी कहा जाता है। और गुदा नाल मीन्स गुदा नाल का जो मल द्वार होता है उसको आप एनएस कह सकते हैं। ठीक है, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम एनएस के नाम से जानते हैं। मल द्वार पर आकार मल द्वार पर मीन्स जो एनएस है इस पे आके क्या करेगा, आपकी जो आहार नाल है मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपकी एंड हो जाती है। और एंड होने के बाद में जो आपकी यहाँ पे ये जो गुदा नाल या फिर ये कह सकते हैं जो एनएस है, इसमें क्या होगा, आपकी स्वर्णी। ठीक है, स्वर्णी में आपका बही और अंत मीन्स स्पेंसर आपकी पाई जाती हैं। और पाचित रस के अवशोषण के बाद में जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगा।
ठीक है। और अगर ये स्पेंसर मसल्स पे अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एक, ठीक है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा बता दूं, डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा। स्पेंसर मसल्स जो आपकी एनएस वाली रहती है, ठीक है, रेक्टम वाली रहती है, अगर इस पे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशंस की, कब्ज रहने की वजह से, या फिर आपका जो खाना है वो आप अच्छा नहीं खाते हैं, ठीक है, फूड स्टफ आपका अच्छा नहीं रहता है, तो उसकी वजह से देखा भी होगा कई बार इसमें बाइल, आपने पाइल का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, बवासीर का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो स्पेंसर मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो आपकी कह सकते हैं कि वो मसल्स है उसमें पाइल्स बनना शुरू हो जाती है, बवासीर बनना शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे इसमें पाचन ग्रंथियों के बारे में, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा वैसे तो डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा और हम इसके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसके अंदर सिलेवरी ग्लैंड्स है। अब सिलेवरी ग्लैंड्स के भाई यहाँ पे आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ पाएंगे। अब सिलेवरी ग्लैंड्स का काम क्या रहेगा, ये आपके मुंह के अंदर ही रहेंगी और एक तरह से आपका लार बनाती है, ठीक है। ये एक चिपचिपा पदार्थ है, श्लेष्मा, श्लेष्मा या फिर म्यूकिस के टाइप में आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या रहेगा, ये भोजन को क्या करते हैं, गीला करने का काम करती है। अगर आप जैसे कि आपने कुछ भी ऐसा ड्राई फ्रूट लिया है, ठीक है, ड्राई ड्राई फूड का मतलब है कि जिसके अंदर पानी की अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या करेगी, उसके अंदर है उसको श्लेष्मा युक्त कर देगी, मीन्स उसमें लार मिला देगी, लुब्रिकेंट हो जाएगा और लुब्रिकेशन होने की वजह से जो आपका खाना वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो खाने के अंदर ये मेनली क्या करती है, जो आपका स्टार्च होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है स्टार्च, उसको क्या करेगी, मुंह के अंदर ही पचाना शुरू कर देती है। भोजन को चिकना करना है, ठीक है, और घुलनशील बनाने का काम है वो रहता है। और इसके साथ में दांतों और मुख गुरुहिका की सफाई, ठीक है, मीन्स आपके जो दांत है उनको साफ करने का काम है, ठीक है, और आपका जो मुंह की कैविटी है, ठीक है, माउथ कैविटी है, उसको साफ करने का काम और जीभ की सफाई करने का काम है, ये आपकी ग्लैंड्स पे ही डिपेंड करता है। अब सबसे पहले आपकी पैरेटेड, ठीक है, जिसको आप कर्णपूरक ग्लैंड्स कहते हैं, यह सीरमी तरल स्राव का स्रावण करती है, जो गालों के अंदर आपकी पाई जाती है, ठीक है। गालों के अंदर आपकी पैरेटेड ग्लैंड रहेगी। इसके बाद में मीन्स आपका कान से पहले, ठीक है, इसके बाद में आपकी अधोजंब या फिर इसको अव चिबुकीय लार, या फिर इसको आप कहिएगा सब मैंडिबुलर स्लेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सब मैंडिबुलर स्लेवरी ग्लैंड्स इनको कहा जाता है, ठीक है। एक तरह से आपकी क्या है, मिश्रित ग्लैंड्स रहेगी, ये क्या करेगी, आपका तरल और श्लेष्मिक, ठीक है, दोनों ही तरह का आपका जो लार है वो बनाने का काम करती है। उसके बाद में आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड, जिसको आप अधोजीवा भी कह सकते हैं, ठीक है, जीभ के नीचे पाई जाती है, ठीक है, इसीलिए इसको सब लिंगुअल का नाम दिया गया, और ये भी एक तरह से लार बनाने का काम करती है। अब पेनक्रियाज का काम क्या है भाई, पेनक्रियाज के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अब पेनक्रियाज के बारे में हम देख लेते हैं। तो एक तरह से मिश्रित है, मीन्स आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह की आपकी काम करती है, ठीक है, सेक्रेशन का, ठीक है। अंतःस्रावी ये क्या करेगी, इंसुलिन बनाएगी, और ग्लूकोगोन का भी ये क्या करती है, निर्माण करती है बहिस्रावी रस के रूप में, ठीक है। कौन सा, ग्लूकोगोन जो आपका बनेगा भाई, ये आपका क्या रहेगा, बहिस्रावी रहेगा, एक्सोक्राइन ये रहेगा, ठीक है। यह ग्रंथि यकृत और ग्रसनी तथा तिल्ली, तिल्ली मीन्स जो स्प्लिन से घिरी हुई रहेगी, और ये जो लेंथ की अगर हम बात करें ना, तो 6 से 8 इंच लंबी यू के आकार की रहेगी। इस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित जो एंजाइम्स है वो आंतों के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में आपकी मदद करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा मीन्स जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। और इंसुलिन अगर ग्लूकेगॉन नहीं बन रहा है तो भाई आपकी बॉडी में फिर हम उसको शुगर के नाम से, मधुमेह के नाम से है, ठीक है, डायबिटीज के नाम से हम जानते हैं। अब यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण आपकी रहेगी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। और आपने देखा भी होगा कि आज के टाइम पे फिजिकल वर्क ना होने की वजह से, या फिर ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो आपकी शुगर है, डायबिटीज है, वो आपकी हेरिडिटरी भी रहती है, ठीक है, मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर भी होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप खाना कैसे करते हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, आपको अपनी हेरिडिटी से क्या मिला है। तो भाई यह मध्यपट के निचले स्थित लगभग त्रिकोणाकार अंग रहेगा, और इसकी अधिकतम वजन दाईं ओर रहता है। सामने से देखने की पर ये यकृत को दो भागों में, दाएं और बाएं पीले भाग में आपको विभाजित करने का काम करेगी, और अग्रतल से होकर यह सामने की तरफ दिखाई देती है, ठीक है। इसमें पालियां पाई जाती हैं। और यकृत की अगर हम बात कर रहे हैं, लीवर की हम बात कर रहे हैं अभी, तो लीवर की खास बात क्या रहेगी, ये 100, ठीक है, 1 लाख, कितनी है भाई, याद रखना 1 लाख, ठीक है, पीछे 3 जीरो और हैं, तो 1 लाख करीब छोटी षटकोणीय संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई पाई जाती हैं, जिनको लीवर लॉब्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लीवर लोबल्स आप इसको कह सकते हैं,
ठीक है, यकृत पालिका भी आप इनको कह सकते हैं, इनका निर्माण करती है और यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। पित्त का निर्माण मतलब है बाइल जूस आपका बनाएगी, और ये बाइल जूस क्या करता है, जो हेप्टिक डक्ट सिस्टम है उसके थ्रू आपका बाइल डक्ट और इसके बाद में आपका गाल ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। गाल ब्लैडर भी आपको मैं बता दूं कि एक नाशपाती के कार का कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है, इसके अंदर आपका स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही पिताशय मीन्स जो आपका इसमें आपका स्टोर होगा, ठीक है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा, तो यहाँ पे स्टोर होने के बाद में जैसे जैसे इसकी जरूरत पड़ती है तो ये आपका क्या करेगा, जो ये बाइल जूस है ये आपकी ग्रसनी के अंदर चला जाएगा, मीन्स आपकी जो फूड पाइप है उसके अंदर चला जाएगा और आपके खाने को सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं। अब ये बोल रहा है कि भोजन का जो पाचन है वो कैसे होगा, ठीक है, तो भोजन का पाचन कैसे हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस में बदल रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो आप खाना खाते हैं उसमें आपकी कुछ एक एंजाइम्स है, वो मिलने के बाद में आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें एमिलेज और आपका माल्टोज और सुक्रेज के रूप में बदलेगा। जो प्रोटीन को पाचन करने में है आपका ट्रिप्सिन है, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन है और पेप्सिन है, ये आपकी मदद करते हैं, ठीक है। वसा का पाचन करने में आपका लाइपेज रहेगा, ठीक है, और न्यूक्लियस इसमें आपका क्या रहेगा, न्यूक्लियोटाइजेस और आपके न्यूक्लियस इसमें शामिल रहेंगे। अब ये बोल रहा है कि भोजन को चबाने और लार से मिलने के बाद में, भाई ये थोड़ा ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता रखा कि अभी वो क्या कैसे जा रहा है आपके खाने के आपके पेट में कैसे जा रहा है उसके बारे में थोड़ा बता रखा है। ये बोल रहा है कि जो सलाइवा है वो श्लेष्म भोजन के कणों को चिकना करके और फिर क्या करता है, उनको चिपकने में आपस में मदद करता है। और जो भोजन है अब बोल्स के रूप में क्रमांकुचन, ठीक है, पेरिस्टेल्सिस के रूप में आपका क्या करेगा, आपकी ग्रसनी से मीन्स जो आपकी एसोफेगस है उससे आपके स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ भाई, स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, जो आपका जठर ग्रसिका अवरोधनी नियंत्रित करती है, ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये बोल रहा है कि इसके बाद में जो लार है इसमें जो आपके एंजाइम्स होते हैं जैसे टाइलिन है, माइलेज है, ठीक है, ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट का मुंह के अंदर ही आपका पाचन शुरू कर देती है और ये करीब 30% जो स्टार्च आप खाते हैं उसको क्या करती है, माल्टोज के अंदर आपका चेंज कर देगा। माल्टोज में चेंज करने के बाद में जो आमाशय के अंदर 3 प्रकार के जो बनते हैं आपके, एक तो म्यूकस है, ठीक है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन और आपका हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड बनता है। मेनली कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और आपका MPP, ठीक है, MPP का मतलब है म्यूकस प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। म्यूकस श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। जो म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा आपका सेक्रेट किया जाएगा। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम्स पेप्सिन्स में परिवर्तित कर देता है और इसके बाद में जो भोजन है वो क्या करेगा, आपका प्रोटीन का अपघटन शुरू कर देता है। प्रोटीन का अपघटन का मतलब है कि उनको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। अब एमिनो एसिड्स कितने होते हैं भाई, 23 होते हैं। वैसे हमारी बॉडी के लिए 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स वी हैव रिक्वायर्ड। अब नवजात शिशुओं में पेप्सिन के साथ जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है जो दूध का पाचन करने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने तक माँ के दूध का ही सेवन करते हैं। अब नेक्स्ट है इसके अंदर आपका ऑक्सीटिक सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन करते हैं और आमाशय में कुछ घंटों तक जो भोजन वो आपका संग्रहित रहेगा, मीन्स 3 से लेकर 4 घंटे आपका रहेगा। वो डिपेंड भी करेगा कि आपका कैसा खाना है। अब ये बोल रहा है कि पेशीय संकुचन, जो आपकी मसल्स है वो जो आपका कॉन्ट्रैक्शंस कर रही है उससे क्या होगा, जो आपका गैस्ट्रिक जूस बन रहा है वो आपका जब खाने के अंदर मिल जाएगा तो जो खाने का घोल तैयार होगा उस घोल को हम क्या कहते हैं, ये आपको याद रखना। उस घोल को नाम दिया जाता है काइम, ठीक है, चाइम भी या फिर उसको काइम आप नाम कहिएगा, ठीक है। ये आपका तैयार होता है जो आपकी छोटी आंत के अंदर पहुंचता है, ठीक है। ये जो काइम है इसकी मात्रा मैं आपको बता रहा था कि ये जब एक बार वोल खुलता है तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 14 से लेके 15 ग्राम है ये आपका एंटर करता है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि सर्वाधिक पाचन है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, ठीक है। इसके बाद में आपकी अग्नाशय में जो पेनक्रियाज है, ठीक है, बाइल जूस है और जो आपकी जो इंटेस्टाइनल जो जूस है वो आपके छोड़े जाते हैं और इसके बाद में जो आपका खाना है वो एंजाइम्स में मिलकर आपका जो खाने के जो पोषक तत्व है आपके पाचित कर लिए जाते हैं, ठीक है। पित्त वसा का पाइसिन्स मीन्स इम्यूनोलाइजेशन किया जाता है और इसके बाद में यह वसा पाचन के लिए आवश्यक रहती है। साथ ही पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है।
ग्रहणी के अंदर मीन्स जो आपकी फूड पाइप है, उस फूड पाइप के अंदर, या फिर इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो छोटी आंत होती है उसके अंदर क्या करता है, जो खाना होता है उसको सरल रूप के अंदर आपकी इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचाता है, ठीक है। और इलियम के अंदर, ठीक है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजुनम हमने बात की थी, ठीक है, डेडुनम है, जेजुनम और इलियम है, जेजुनम और इलियम के अंदर है जो खाने के जो पार्ट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अब जब वो खाना अवशोषित किया जा रहा है तो वो क्या करेगा, इन कोशिकाओं से होता हुआ, मीन जो सेल्स है इनसे होता हुआ आपके ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा। और ब्लड में पहुंचने के बाद में क्या होगा कि जो आपकी बड़ी आंत है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा और जो बिना पचा हुआ खाना, वो आपकी कहाँ पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा इलियम से। अब इलियम से जब आप बड़ी आंत में आपका जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक तो पानी और एक जो मिनरल्स हैं उनका अवशोषण है, उनका जो ऑब्जॉर्प्शन है वो किया जाता है, और जो अपाचित रहेगा उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है, मीन्स उसको बाहर बॉडी से निकाल दिया जाएगा एनएस के थ्रू। और यहाँ पे इसके बाद में जो आपके खाने की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक तांत्रिक परिवर्ती प्रतिवर्ती न्यूरल रिफ्लेक्स के कारण है ये आपका जो भोजन, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट रहा है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अभी बोल रहा है कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या कर रही है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अभी बोल रहा है कि कुछ एक आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या चीजें सेक्रेट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इसको आपने पढ़ना है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी बोल रहा है कि सबसे पहले जो लार ग्रंथि है, मीन्स जो आपकी सिलेवरी ग्लैंड है वो क्या कर रही है, जब जो सिलेवरी ग्लैंड से एक तो टाइलिन, ठीक है, और एक एमाइलेज आपका बनाती है। अब ये क्या करेगी, जो आपका जैसे कि आपने जो भी खाना खाया है, कार्बोहाइड्रेट्स लिए है, तो उसकी क्या करेगी, पॉलीसैकेराइड्स जैसे कि आपका स्टार्च है, ठीक है, ग्लाइकोजन है, ठीक है, उनको क्या करेगी आपकी छोटे पॉलीसैकेराइड्स के अंदर और माल्टोज के अंदर चेंज कर देगी। और ये जो फंक्शनिंग है वो कहाँ होती है, ये आपके मुंह के अंदर ही शुरू होती है। अब इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका खाना है ना, जितने आपके दांत है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि जितने आपके दांत है उतनी बार आपको जो खाना है उसको चबाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से आपका काम करे। अब नेक्स्ट है आपका स्टमक। अब स्टमक के अंदर जो आपका गैस्ट्रिक जूस बनता है, जिसको आप जठर रस भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या बनेगा, एक तो पेप्सिन होता है और एक रेनिन रहेगा। अब जो ये क्या करेगा, जो प्रोटीन है इसको पेप्टाइड में, और कैसिन जो आपके दूध के अंदर जो कैसिन पाया जाता है, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये पैरा कैसिन के अंदर आपका चेंज कर देगा, और ये स्टमक के अंदर ही प्रोसेस होती है। अब इसके बाद मेन जो काम रहता है वो है आपकी पेनक्रियाज का। अब पेनक्रियाज के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश कीजिएगा। अब जो अग्नाशय है, मीन्स जो आपकी पेनक्रियाज वो क्या क्या कर रही है। अब पेनक्रियाज क्या करेगी, एमाइलेज है, इसके बाद में ट्रिप्सिन है, ठीक है, फिर इसके बाद में काइमोट्रिप्सिन्स है, ठीक है, आपका कार्बो पेप्सिड पेपिटाइटिस है, ठीक है, आपका लाइपेज है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके बनाने का काम करती है। और ये क्या करती है कि स्टार्च को माल्टोज के अंदर, प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर, प्रोटीन है उसको पेप्टाइड और प्रोटीन को, ठीक है, पेप्टाइड एमिनो एसिड्स के अंदर, और वसा को आपके क्या करेगी, मोनोग्लिसराइड्स के और आपका फैटी एसिड के अंदर चेंज करने का काम करती है। और इसके साथ में जो डीएनए और आरएनए होता है उसको न्यूक्लियोटाइड में बनाने का काम करती है। और जो ये प्रोसेस होती है कहाँ होगी, ये आपकी छोटी आंत के अंदर सारी की सारी बनती है। अब उसके बाद में है आपके आंतरिक रस, ठीक है, जो आपके गैस्ट्रिक जूस बनते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया। माल्टोज है, ठीक है, आपका लैक्टोज है, सुक्रोज है और लाइपेज है, ठीक है। ये कहाँ आपके क्या करते हैं, माल्टोज को क्या करेंगे, ग्लूकोज के अंदर बनाने का काम करेंगे, और जो लैक्टोज है उसको ग्लूकोज में बदल देंगे, सुक्रोज को भी ग्लूकोज में बदलने का काम करते हैं, जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर बदल देगी, और न्यूक्लिक एसिड को आपका न्यूक्लियोटाइड के अंदर बना देती है। और ये सारे का सारा काम होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही पूरा। और स्मॉल इंटेस्टाइन का देखिए रोल ज़्यादा रहेगा, तो 95, जैसे मैंने बताया था 95% न्यूट्रिशन वो ऑब्जॉर्व कर रही है। इसके बाद में न्यूक्लियस है और डाइपेप्टाइड्स और आपका फॉस्फेटेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये भी आपकी क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को और शर्करा के अंदर, मीन्स जो शुगर है उसको ग्लूकोज में बदल रही है। इसके बाद में डाइपेप्टाइड को एमिनो एसिड्स के अंदर, और जो न्यूक्लियोटाइड है उसको नाइट्रोजन बेस के अंदर और राइबोज के अंदर आपका चेंज कर देगी। अब लीवर का काम क्या है, तो लीवर के काम को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। लीवर का काम क्या है कि जो बाइल जूस है इसका बनाने का प्रोसेस रहती है। और बाइल जूस करता क्या है, मेनली जो बाइल जूस है वो फैट को फैटी एसिड और क्या करेगा, आपकी फैटी गोलिका के अंदर इसको चेंज कर देगा। और ये सारा का सारा काम है छोटी आंत में जाने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट होता है।
तो भाई ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया जाए ताकि आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो जाए। सीरीज कैसी लगी? अगर सीरीज अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर ऐसी तरह से बने रहिए यार, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना और सजेस्ट करना अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।